पिछले लेक्चर में हम 9 प्रकार के विलयन का जिक्र कर रहे थे, जिसमें से 2 विलयन मुख्य हैं। वो है ठोस का द्रव में विलयन और द्रव का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन और द्रव का द्रव में विलयन तथा द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। ये 2 प्रकार के विलयन जो है आपको पढ़ने हैं विशेष रूप से। ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में। ठोस का द्रव में जैसे ठोस में ले लिए चीनी और द्रव में ले लिए पानी, चीनी और पानी का विलयन, या नमक और जल का विलयन, या ग्लूकोज और जल का विलयन। और द्रव का द्रव में विलयन जैसे एल्कोहल का किसमें विलयन, पानी में विलयन। यही 2 विलयन मुख्य प्रकार के हैं। इन्हीं दोनों विलयनों पर न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक सवाल लगेंगे। अब हम आज बात करेंगे सांद्रता की। कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या है? सांद्रता, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो सांद्रता है क्या? विलयन के एकांक आयतन में जो विलय की मात्रा होती है उसी को हम कहते हैं सांद्रता। और किसकी सांद्रता? विलयन की। यानी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी विलयन के एकांक आयतन में विलय की मात्रा, विलयन के एकांक आयतन में, विलयन के एकांक आयतन में विलय की मात्रा, विलयन के एकांक आयतन में विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। इसी को कहते हैं विलयन की सांद्रता। अब ये जो विलयन की सांद्रता है ये कई तरीके से प्रदर्शित की जाती है। यानी जो विलयन की सांद्रता है उसकी व्यक्त करने की कई विधियां हैं। जैसे यहाँ से तो हम क्यों सांद्रता का जो फार्मूला है वो लिख सकते हैं, विलय की मात्रा अपान विलयन का आयतन। जैसे सांद्रता का अगर फार्मूला चाहें तो ऊपर विलय की मात्रा आ जाएगी, विलय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, विलय की मात्रा, और अपान विलयन का आयतन, विलयन का विलयन का। अब ऐसे समझ लीजिए कि किसी चीज़ की जब परिभाषा बनाते हैं यानी उस चीज़ को डिफाइन करते हैं तो चाहे फार्मूले से डिफिनीशन ले लीजिए और चाहे डिफिनीशन से फार्मूला ले लीजिए। जैसे सांद्रता का अगर फार्मूला मालूम है तो आप सांद्रता की डिफिनीशन आप बना सकते हैं। कैसे? सांद्रता का फार्मूला आपको मालूम है, विलय की मात्रा अपान विलयन का आयतन। ये सांद्रता का सूत्र है और आपको इससे परिभाषा चाहिए। तो अगर आप विलयन का आयतन 1 कर दो, यानी विलयन का आयतन कितना कर दिए? 1, यानी एकांक आयतन हो गया, तो सांद्रता किसके बराबर हो जाएगी? विलय की मात्रा। भाई विलयन का आयतन 1, तो 1 से भाग देंगे तो विलय की मात्रा ही मिलेगी।
तो विलयन का जो एकांक आयतन होगा उसमें जो विलय की मात्रा होगी उसी को कहेंगे विलयन की सांद्रता। अब ये सांद्रता प्रदर्शित करने की कई विधियां हैं। विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां, सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां, सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां विलयन की, यानी मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां। अब विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की कई विधियां हैं। जैसे पहले का जिक्र करने जा रहे हैं, वो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, यानी सांद्रता जो है ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे निकालेंगे? ये जो विलय की मात्रा आपने लिखा है, ये विलय की मात्रा हो जाएगी ग्राम में और विलयन का आयतन हो जाएगा लीटर में। यानी ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता है वो विलय की मात्रा हो जाएगी ग्राम में, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा हो जाएगी ग्राम में, और जो विलयन का आयतन है वो हो जाएगा लीटर में। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अब यहां से आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। कैसे? अगर विलयन का आयतन आप 1 लीटर कर दो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो विलय की मात्रा बराबर हो जाएगी सांद्रता की, और भी ग्राम प्रति लीटर में। यानी 1 लीटर विलयन में, यहाँ आपने 1 कर दिया है, 1 लीटर विलयन में जो विलय की मात्रा होगी ग्राम में, वही कहलाएगी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो ग्राम में होगा वो पर लीटर सॉल्यूशन, यानी विलयन का आयतन 1 लीटर में, उसी को कहेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हो गई विलय की मात्रा ग्राम में और विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अब इस पर आप कोई छोटा सा सवाल, जैसे मान लीजिए एक हमने सवाल ले लिया, सवाल ले लिया विलय की मात्रा ग्राम में और विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अब इसमें एक बात और क्लियर कर देता हूं कि जो विलयन का आयतन है वो वास्तव में विलायक का ही आयतन होता है, लेकिन चूंकि विलायक के आयतन और विलयन के आयतन में थोड़ा सा अंतर होता है, तो उस थोड़े से अंतर को नगण्य मानते हुए हम विलायक के आयतन को ही लिख देते हैं विलयन का आयतन। जैसे मान लीजिए हमने 5 लीटर ले लिया जल और उसमें घोल दिया मान लीजिए 10 ग्राम चीनी, तो जब चीनी घुल गई तो जो विलायक का आयतन 5 लीटर था वो हो सकता है जब शरबत बन गया हो, यानी विलयन, तो हो सकता आयतन हो गया हो 5.01 लीटर। तो 5.01 लीटर और 5 लीटर में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, जो दोनों का अंतर आता है 0.01 लीटर, उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, और जो विलायक का आयतन था 5 लीटर उसी को हम मान लेते हैं विलयन का आयतन। जैसे इस पर हमने एक सवाल लिया, मान लीजिए 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर
और विलयन का आयतन 2 लीटर कर लिया गया। इस प्रकार बने चीनी के जलीय विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। यानी 20 ग्राम चीनी है और उसको घोला गया है जल में, और जो विलयन बना उसका आयतन कितना है, 2 लीटर। तो जो विलयन बना उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। छूट गया। हाँ, तो इसका मतलब इसको ऐसे भी कह सकते थे, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया था। 20 ग्राम चीनी है और कितने लीटर पानी में घोली गई, 2। तो जो विलयन बना उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो वास्तव में जल का आयतन कितना है, 2 लीटर, तो उसको हम विलायक का आयतन कह सकते हैं। लेकिन अभी हमने बताया विलायक का आयतन, विलयन का आयतन थोड़ा सा अंतर होता, उस अंतर को नगण्य मानते हुए न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं। और हमको जो निकालनी है विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हमको निकालनी है। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलय की मात्रा। तो विलय इसमें चीनी है, कितने ग्राम चीनी है, 20 ग्राम। और विलयन का आयतन लीटर में यह है 2 लीटर, तो ये आ गया 10। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हो गई 10, या कह सकते हैं सांद्रता 10 ग्राम प्रति लीटर। तो ये तो सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि थी जिसको कहते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब हम दूसरी विधि का जिक्र करेंगे, मोलरता। सांद्रता व्यक्त करने की दूसरी विधि मोलरता। ये सांद्रता व्यक्त करने की दूसरी विधि है जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरता। इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी, मोलरता। अब मोलरता क्या है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। जैसे अभी जो आपने सांद्रता में लिखा था, आप ऊपर लिखते थे विलय की मात्रा, तो ग्राम प्रति लीटर में विलय की मात्रा ग्राम में थी। यहाँ पर विलय की मात्रा मोल में है, यानी विलय के मोलों की संख्या। जो मात्रा है वो मोलों की संख्या में है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। और नीचे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन, और आयतन किसमें रहना चाहिए, लीटर में। ये मोलरता का फार्मूला है। मोलरता, विलय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के आयतन को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, V से। n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलय के मोलों की संख्या, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का आयतन। अब इस फार्मूले से आप इसकी डिफिनीशन बना सकते हैं, जैसा कि हमने बताया। जैसे आप का अगर कोई फार्मूला ऐसा है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ रहा, अंश और हर दोनों आ रहा है, तो आप हर को 1 मान लीजिए। जैसे इफ यानी यदि V आयतन हम 1 लीटर मान रहे हैं, आयतन हम 1 लीटर मान रहे हैं, तो यहाँ 1 रखेंगे तो M बराबर हो जाएगा N के, 1 से भाग देंगे तो यही आएगा। यानी इसका मतलब 1 लीटर विलयन में जो विलय के मोलों की संख्या होती उसी को कहते हैं मोलरता। 1 लीटर विलयन में जो विलय के मोलों की संख्या होगी उसी को हम कहेंगे मोलरता। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन
इज नोन एज मोलरिटी, यानी 1 लीटर विलयन में जो विलय के मोलों की संख्या होगी उसी को कहेंगे विलयन की मोलरता। अब यहां से ये जो m है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, इसका फार्मूला होता है, मोलों की संख्या का फार्मूला होता है भार, वेट, वो वेट किसमें, ग्राम में, और अपान मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार, उसको भी m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये m मोलरिटी और यहाँ पर m मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार, कंफ्यूजन ना हो जाए तो इसको m डैश कर देते हैं। n जो मोलों की संख्या है उसका फार्मूला है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट मतलब भार और m डैश का मतलब अणुभार, और यहाँ पर v आपका लीटर में है। अब w जो वेट है, वेट किसका होगा, विलय का, m डैश मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार, हम लिख दे रहे हैं m डैश मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, विलय का, विलय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का अणुभार, और जो W है ये वेट होगा किसका, विलय का, विलय का भार, विलय का। अब यहां पर ये जो सूत्र बना है, इस सूत्र पर भी आपके कई सवाल हैं, जैसे हम इस पर एक सवाल लिखने जा रहे हैं। हाँ, ये हमने प्रश्न लिखा है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी 9 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर वाटर, यानी 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया है, और फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। किसके रूप में, मोलरता के रूप में। अब हमको देखिए क्या क्या दिया है, 9 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज होगा विलय, तो विलय का भार दिया स्मॉल w 9 ग्राम, और आयतन दिया है 100 मिलीलीटर किसका, जल का, जल है विलायक, जो हमने बताया था विलायक और विलयन का आयतन लगभग सेम रहता है। तो आयतन दिया है 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, इसको चेंज कर लेंगे लीटर में, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर। और निकालना क्या है, मोलरता, कैपिटल M, क्वेश्चन मार्क, यानी मोलरता निकालनी है। अब मोलरता का हमने फार्मूला रखा, मोलरता N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो मोलों की संख्या बराबर बताया था भार बटे अणुभार, और आयतन जो है वो रहना चाहिए किसमें, लीटर में। अब हमने रखना शुरू किया, तो भार तो आपका 9 ग्राम है, और आयतन लीटर में ये आपका 0.1 है। m डैश अणुभार, किसका अणुभार, विलय का, यानी ग्लूकोज का अणुभार। तो ग्लूकोज का अणुभार जब निकालते हैं तो पहले ग्लूकोज का हमको फार्मूला चाहिए, तो ग्लूकोज का हम अणुभार निकालने चल रहे हैं, अणुभार m डैश। तो उसके लिए हमको ग्लूकोज का फार्मूला चाहिए, तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो इसका अणुभार निकालेंगे कैसे, कार्बन का परमाणु भार होता 12, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे,
और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कुल आएगा 180। तो ग्लूकोज का अणु भार यहाँ आ जाएगा 180। अब यहाँ से ये पॉइंट इससे कट जाएगा, 9/18 यानी 1/2 यानी 0.5। तो मोलरता हो गई 0.5। कह सकते हैं मोल प्रति लीटर। तो चाहे कैपिटल M = 0.5 लिखो या ऐसे लिखते हैं, बिलियन की मोलरता 0.5 आई, इसको दूसरे शब्द में से लिखते हैं बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता आई 0.5, वो भी किसके रूप में? मोलरता। तो यहां लिख देंगे कैपिटल M। तो इस तरीके से हम मोलरता के क्वेश्चन को निकालते हैं।